टारगेट मिशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। जैसा कि मैंने कहा था, यूजी के बच्चों को मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसी के टॉपिक के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह मेजर और माइनर दोनों के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मिस्र की सभ्यता। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, मिस्र की सभ्यता के बारे में चीजें दी गई है। तो मिस्र की सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि सभ्यताएं जो होती थी वो क्या होती थी, और हम लोग इसमें यह भी जानेंगे कि सभ्यताओं को नदियों के किनारे ही क्यों स्थापित किया जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्र की जो सभ्यता है एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी, जो कि लगभग 3100 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही थी। ठीक है ना। यह सभ्यता नील नदी के किनारे स्थापित की गई थी। कहाँ बसाया गया था? नील नदी के किनारे। और नील नदी के किनारे बसाया गया था, और इसी कारण से क्या कहा जाता था कि नील नदी का वरदान भी कहा जाता था। इस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता था। यानी कि मिस्र जो है ना, मिस्र को यानी कि नील नदी जो है एक वरदान के रूप में मिला था, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मिस्र जो पहले इलाका था वो बहुत ही बड़ा रेत से भरा हुआ, बहुत ही बड़ा रेगिस्तान के तौर पे जाना जाता था। और रेगिस्तान में पानी आना, समझ लीजिए कि भगवान की दुआ साथ में है, तो ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सभ्यता नील नदी के घाटी में स्थित थी। इसकी राजधानी मेम्फिस थी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसकी राजधानी कहाँ थी? मेम्फिस थी। और इसकी सभ्यता का जो कार्यकाल है वह 3100 से 30 ईसा पूर्व तक थी। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, यानी कि जो मिस्र की सभ्यता है वो किस प्रकार से विकसित हुई थी और कौन कौन सी विशेषताएं एग्जिस्ट करती है इसके लिए। तो सबसे पहला जो विशेषता इसका है पिरामिड। यानी कि मिस्र की सभ्यता में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज हमें मिला वो था पिरामिड। आखिर पिरामिड क्या होता था? मिस्र की सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध विशेषता यह है कि उसमें पिरामिड का विकास हमें देखने को मिलता है। ये विशाल संरचनाएं फिरौने से मकबरे के रूप में बनाई जाती थी। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिरामिड क्या होता था, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल शेप में कुछ होता था, स्ट्रक्चर बना होता था। ट्रायंगल शेप में क्या होता था? स्ट्रक्चर बना होता था। आखिर पिरामिड का विकास उन्होंने क्यों किया था? मिस्र वासियों ने पिरामिड का विकास क्यों किया था? तो मिस्र वाले को लगता था ना कि लोगों का पुनर्जन्म होता था, मतलब लोगों का पुनर्जन्म होता है। उनका ऐसा मान्यता था, वे लोग ऐसे मानते थे कि जो लोग मरते हैं वो पुनर्जन्म भी लेते हैं। पुनर्जन्म में उन लोगों का विश्वास था। इस वजह से लोगों की बॉडी को क्या करते थे, बढ़िया से उसको क्या करते थे, रखते थे, ताकि पुनर्जन्म के बाद उसके बॉडी उसे वापस मिल सके। और इसके लिए उसने एक संरचना बनाई थी। इसमें इस प्रकार से ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाता था, उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कह सकते हैं उन लोगों के पास ऐसी ज्ञान था, जिस वजह से क्या होता था कि किसी भी बॉडी को, जिसे हम लोग आज के समय में मम्मी कहते हैं, मुर्दा कहते हैं, तो उसको इस प्रकार से रखता था कि हजारों साल तक भी वो बॉडी सड़ता नहीं था। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो विशेषता है उसका है मम्मीकरण। जैसा कि मैंने अभी यही बताया कि मम्मीकरण क्या होता है, जो मम्मी मतलब क्या होता है? मुर्दा होता है। मिस्र के लोगों ने मृत्यु के बाद शरीर को सुरक्षित रखने के लिए मम्मीकरण की प्रक्रिया शुरू की। देखिए यहाँ पे जो है, बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मम्मी का निर्माण किया। मम्मीकरण, उसको बढ़िया से कपड़ा में, उसमें कुछ द्रव, कुछ मतलब कि आयुर्वेदिक चीजें को लपेट कर उसके बॉडी को लेप लगाकर क्या कर देता था, इस प्रकार से डब्बे में उसको बंद कर देता था, और हजारों लाखों साल तक बॉडियां नहीं सड़ती थी। ऐसा होता था। आजकल तो देख सकते हैं, अगर बॉडी खुले में रहेगा तो देखते हैं कुछ समय बाद वो गायब सा हो जाता है, लेकिन ऐसा करके रखने से क्या होता था कि बॉडी सड़ता गलता नहीं था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास कहने का मतलब, मिस्र वासियों को ऐसा मान्यता था कि उनके वो लोग जो है धर्म में विश्वास करते थे। उनका मान्यता था कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान की पूजा आराधना जरूरी है, और इसके लिए वे कुछ देवताओं की पूजा भी किया करते थे, जिसमें से रा हो गए, ईसिस हो गए और ओसिस
ओस ओसिरिस, ये सब क्या है, प्रमुख देवता थे उस समय के, यानी कि मिस्र वासियों के लिए ये सब क्या है, देवताओं के नाम है। वो वे लोग क्या करते थे, देवताओं की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए कुछ और आगे सीखते हैं। चौथा विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। चौथा विशेषता जो है हायरोग्लिफिक्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं, मिस्र के लोगों ने क्या किया था, यह एक प्रकार की लिपि हुआ करती थी, यानी कि कहने का मतलब मिस्र के लोगों ने एक विशेष लेखन प्रणाली विकसित की थी जिसे हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। हायरोग्लिफिक्स वास्तव में एक क्या थी, लिपि थी, जो मिस्र के लोग इस प्रकार से क्या करते थे, लिखा करते थे। एक विशेष प्रकार की उसके पास क्या थी, लिपि थी, जिसे क्या कहा जाता था, हायरोग्लिफिक्स कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पांचवा विशेषता को हम लोग जानते हैं। पांचवा जो विशेषता है, कला और वास्तुकला। उनके पास वास्तुकला और कला भी था। वास्तुकला मतलब बहुत प्रकार से बड़ा बड़ा महल को का निर्माण कर देना, उसको वास्तुकला कहा जाता है। मंदिर का निर्माण, मस्जिद का निर्माण, और बड़े बड़े कह सकते हैं बिल्डिंगों का निर्माण, राजाओं के रहने के लिए भवनों का निर्माण किया करते थे। तो उनके पास वास्तुकला का भी शैली था। आप जहाँ तक कि देख सकते हैं, खुदाई में कुछ निकला है, इसको देख सकते हैं। और वे नई नई तरह की अलग अलग चीजों की मूर्तियां का भी निर्माण किया करते थे, आप जैसे कि चित्र में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो मिस्र की सभ्यता में कला और वास्तुकला का विकास हुआ, जिसमें पिरामिड, जैसा कि मैंने बताया पिरामिड कुछ इस प्रकार का होता था, पिरामिड हो गया, मंदिर हो गया, मूर्तियां प्रमुख है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र की सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या थी? आखिर हम लोग जानते हैं कि वो जो सभ्यता का विकास हुआ था, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी, वो वास्तव में किस जगह पे पाया गया था। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि मिस्र प्राचीन काल से ही इसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित था। कहाँ था? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में। यदि कोई कहेगा कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ था। ठीक है ना, प्राचीन मिस्र तीन तरफ से जल से घिरा हुआ था तथा इसके एक तरफ विशाल मरुस्थलीय भूमि फैली हुई थी। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था, यानी कि नील नदी के तट पर। यदि आपसे कोई पूछता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ था, तो मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस इज नॉन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है ना, तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस ने क्या कहा था कि मिस्र को नील नदी का देन कहा था, यानी कि मिस्र को क्या कहा था, नील नदी का देन। यदि आपसे कोई पूछता है कि सर्वप्रथम मिस्र को नील नदी का देन किसने कहा था, तो हेरोडोटस ने कहा था। ठीक है ना, एक चीज हेरोडोटस के बारे में आप और जान लीजिए। इतिहास जो है ना, इतिहास पहले भी लिखा जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जाता था। इतिहास पहले ही लिखा जाता था, लेकिन इतिहास का पिता हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने चीजों को उसके घटित होने वाले दिन और समय के साथ चीजों को लिखना शुरू किया था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। मिस्र की सभ्यता के अध्ययन के स्रोत जो है, मिस्र के सभ्यता के अध्ययन के स्रोत की यदि मैं बात करूं, तो साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और आधुनिक स्रोत। यानी कि साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब जो होता है, किसी के द्वारा किताब, कॉपी, कोई भी चीज पे लिखा गया जो स्रोत होता है, वो साहित्यिक स्रोत होता है। और पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब खुदाई उदाई के दौरान जो चीजें निकलती है, अवशेष प्राप्त होता है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। आधुनिक, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं, उससे अनुमान लगाते हैं कि ये चीजें किस तरह से मतलब विकसित हुई होगी, तो उसे आधुनिक स्रोत कहा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। साहित्यिक स्रोत पर यदि हम देखें, तो साहित्यिक स्रोत के तौर पर मिस्र की सभ्यता का जो है अध्ययन के लिए हम लोग बाइबिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि बाइबिल से प्राचीन मिस्र की जानकारी तो मिलती है, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए उसको एक सोर्स के रूप में माना गया है, लेकिन एग्जैक्ट सोर्स के रूप में नहीं माना गया है, क्योंकि बाइबिल में भी बहुत सारी चीजें जो है मिस्र के बारे में बहुत सारी तिथियां गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ। हेरोडोटस ने जो लिखा था, और डायोडोटस
हेरोडोटस और डायोडोरस ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, उसमें भी मिस्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि जब यूनान पर है ना, जब यूनानी जो था, यूनान यूनान जिसे मतलब यूनान एक क्या है, एक यूरोपीय महादेश का एक देश है। तो जब यूनान का मिस्र पर अधिकार हो गया, यानी कि यूनान वासियों ने जब मिस्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, तब यूनान का शासक जो था टॉलमी फिलाडेल्फस, क्या नाम था, टॉलमी फिलाडेल्फस, यानी कि वह शासक हुआ करता था यूनान का, टॉलमी फिलाडेल्फस। और जब मिस्र में आया, जब उसका शासन आया, तो उसने क्या किया था, मनेथो एक लेखक हुआ करता था, मनेथो एक व्यक्ति हुआ करता था और इतिहासकार जिसे कह सकते हुआ करता था, को मिस्र के इतिहास को लिखने को कहा। यानी कि इससे पहले इतिहास लिखा जाता था, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में, लेकिन जब यह राजा बना तो इसने क्या किया था, मनेथो को नियुक्त किया एज ए राइटर अबाउट राइटिंग समथिंग, कि इसके बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, इसके राज्य के बारे में क्या कर सके, वो लिख सके, कुछ चीजों को क्या कर सके, लिख सके। तो आप इसको देखिए, यही जो व्यक्ति था, इसी का नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस प्रथम। यह कौन था, टॉलमी फिलाडेल्फस प्रथम। और यही कौन था, यही था मनेथो। यही कौन था, यही मनेथो था। इसने इसे नियुक्त किया था लिखने के लिए इतिहास को। और उसने क्या किया था, मनेथो ने मिस्र के इतिहास को लगभग 30 राजवंश के बारे में लिखा था। यानी कि मिस्र के इतिहास के बारे में लिखते लिखते उसने 30 राजवंशों के बारे में लिखा था। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मिस्र से प्राप्त अभिलेख, स्मारक, पिरामिड, मंदिर की मूर्ति, भित्ति चित्र क्या होता है, दीवारों पे देख सकते हैं, यहाँ पे चित्र पारा गया है, इसी को कहा जाता है भित्ति चित्र। ठीक है ना, युद्ध के हथियार, वस्त्र, आभूषण आदि से सम्मिलित हैं। यानी कि पुरातात्विक स्रोत के तौर पे इन सब चीजों को लिया जा सकता है। ठीक है ना, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला जो हमारा सेशन होने वाला है, उस सेशन में हम लोग मिस्र के सभ्यता के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। और हमारा जो है क्लास लगातार चलती रहेगी, हमारी जो क्लासें हैं लगातार चलती रहेगी। हमारे जो टारगेट मिशन यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, जो कि आप सभी को अलग अलग विषयों की तैयारी करवाएंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि 4 साल से हमारा यह यूट्यूब चैनल जो है, आप सभी को पाटलिपुत्र मगध यूनिवर्सिटी और भी अन्य यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारियां देती रही है, जिस वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं भी मिली है। और बहुत सारे वर्षों से इस यूट्यूब